और देश प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज अजमेर में एक रैली से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गुज़िश्ता 9 वर्षों में एनडीए हुकूमत की हुसूलियाबियों का गुणगान करते हुए अपोजिशन और खासकर कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि 2014 से पहले के हालात से अवाम वाकिफ हैं। पहले बड़े शहरों में आए रोज हमले होते थे, खवातीन पर बहुत मजालिम होते थे। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में अवाम ने अपने वोट की ताकत के जरिए तरक्की का फैसला किया और इसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 50 साल पहले कांग्रेस ने इस मुल्क से गुर्बत दूर करने की गारंटी दी थी, लेकिन ये गरीबों के साथ सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि गरीबों को धोखा दो। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत गुज़िश्ता 9 सालों से मुल्क के पिसे हुए तबके के लिए काम कर रही है और मुल्क हर शोबे में तरक्की की तेजी से गामजन है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की 85% कमीशन लेने की आदत पुरानी है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए। भाजपा सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। साथियों, देश ने 2014 में सबका साथ सबका विकास के नए संकल्प का आह्वान किया था। इस संकल्प में राजस्थान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी। पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी हुई थी। बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध चरम पर थे। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। निर्णय होते नहीं थे। नीतियां चौपट थी। निवेशक निराश थे। युवाओं के सामने अंधकार था। जनता से वोट लेकर कांग्रेस जनता को ही कोस रही थी। भाइयों और बहनों, घोर निराशा के इसी माहौल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया। एक और अहम खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मुस्लिम फरीक की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। हाईकोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने के बाद मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की जिलाई अदालत में श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा का मुकदमा जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 12 सितंबर के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। मस्जिद इंतजामी कमेटी की अर्जी को खारिज करने के बाद हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये एक तारीखी फैसला है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का जो ऑर्डर 7 रूल 11 का जिला जज का फैसला था, उसके विरुद्ध सिविल रिवीजन को खारिज कर दिया है।
और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केवल ये कहा डिसमिस, डिटेल जजमेंट होगा जो कि अपलोड होगा तो हम उसको देख पाएंगे। बहरहाल इतना है कि मुस्लिम पक्ष सब जगह सबऑर्डिनेट कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चाहे यहाँ पर एक ही प्लेयर लेके आ रही थी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 11 जुलाई 1991 को लागू हुआ, उसके तहत ये पिटीशन जो है मेंटेनेबल है ही नहीं हिंदू पक्ष का। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी देखा था पिटीशन में हमने जो लिखा है और जो कि सच्चाई है कि नवंबर 93 तक हम पूजा कर रहे थे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ 11 जुलाई 91 को और उसके बाद हम हर साल में एक बार पूजा कर ही रहे हैं, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू होता ही नहीं है। और इन्हीं सब तथ्यों को देखने के बाद और लगभग 20 दिन इसमें पूरी सुनवाई चली ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, और आज जो जजमेंट रिजर्व हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्राइबिलिटी पे भी सुना। सुनवाई के दौरान हमने तो नील गॉडफ्रे का एक बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, उनकी फोटोग्राफ नवंबर 1991 की हमने प्रोड्यूस करी, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आदि विश्वेश्वर का पुराना मंदिर का जो पश्चिमी भाग है उसी पे मस्जिद का पूरा निर्माण हुआ है। तो लिहाजा फिलहाल मुस्लिम पक्ष के जो सिविल डिवीजन है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। और हम आगे समझते हैं कि एविडेंस का लेन देन ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज में कोर्ट में होगा, उसके बाद निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष की आगे भी जीत होगी और हमें पूजा का पूरा अधिकार मिलेगा। देखिए ऐसा है कि हाई कोर्ट ने खारिज किया है, क्या कह के खारिज किया है, कौन से लीगल पॉइंट पर खारिज किया है, अभी ये मैंने केवल सुना है। अब वो देखा जाएगा स्टडी करने के बाद कि इसकी आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो उसके स्टडी करने के बाद ही हम बता सकते हैं। हिंदू पक्ष इसे बहुत बड़ी जीत मान रहा है। नहीं कि कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, ये 7-11 मेंटेनेबिलिटी पर है। सूट अगर उनका मेंटेनेबल है तो एविडेंस आएगा, उनका एविडेंस आएगा, आर्गूमेंट होगा। अभी फाइनल जजमेंट कहाँ हुआ, ये तो एक इशू 7-11 पर था। अभी बहुत बड़ी जीत तो हमारे समझ से नहीं है। बुध के रोज मरकजी काबीना की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कोऑपरेटिव सेक्टर में अनाज जखीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी दी गई। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी खुराक जखीरा करने की स्कीम की इजाजत देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक मजमूई तौर पर हिंदुस्तान दुनिया में ग़िज़ाई अजनास पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तमाम बड़े पैदावारी ममालिक जैसे चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, अर्जेंटीना वगैरह के पास अपनी सालाना पैदावार से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हिंदुस्तान में अनाज की ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश सालाना पैदावार का सिर्फ 47% है। नतीजतन अनाज का ज़िया होता है और किसानों को परेशानी में फरोख्त करना पड़ता है। जितनी पैदावार है उसके मुकाबले केवल 47% की भंडारण की क्षमता है। अब हम सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3100 लाख टन फूड ग्रेन्स की पैदावार होती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो वैल्यूएबल फूड ग्रेन्स हैं वो नष्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि भंडारण की क्षमता नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाते हैं और किसानों को भी उचित दाम अगर लगता है कि 15 दिन बाद, महीने बाद मिल सकते हैं, लेकिन भंडारण की क्षमता नहीं है तो उसको भी बेचना ही पड़ता था। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि भी करेगा और खाद्यान्नों के आयात में कमी लाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी, सुनिश्चित करेगा। ये पैक्स को भी, पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, इनको भी मजबूत करेगा। और ये जो हमारा माइग्रेशन होती है, प्रवासन होता है, इस पे भी रोक लगाएगा, उसमें कमी करेगा। पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर खड़ा करेगा, किसानों का आय वर्धन होगा। और इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से
विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हम सहकारिता क्षेत्र में शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत हर ब्लॉक में 2000 टन का एक गोडाउन बनाया जाएगा और जो फंक्शनल पैक्स हैं इसमें 500 टन से लेकर 2000 टन की क्षमता के गोडाउन्स बनाए जाएंगे। जैसी जहां पर जरूरत होगी उसके अनुसार बनाया जाएगा। और यही नहीं, हमारे देश में लगभग 63,000 फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनको ट्रांसफॉर्म करने की भी हमने शुरुआत की। आपने देखा इसमें कंप्यूटराइजेशन हमने पहले ही कर दिया है और कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ अब इनको 25 तरह के अलग अलग काम करने की अनुमति भी मॉडल बायलॉज में दे दी गई। उसमें एक बड़ा काम ये भंडारण का होगा। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने एहतजाज करने वाले पहलवानों पर गोल पोस्ट को तब्दील करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने हालिया दिनों में इस मामले पर हुकूमत के तबसरों का इआदा किया कि उन्हें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे खेल या दीगर खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचे। दिल्ली में पहलवानों के एहतजाज के मुकाम जंतर मंतर पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के दौरे का हवाला देते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खिलाड़ियों ने खुद ही कहा था कि ये प्लेटफॉर्म सियासत करने के लिए नहीं है, लेकिन बाद में सियासी जमातें आईं और चली गईं और ये मरहला उनके साथ शेयर किया गया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहलवानों को पुलिस की तफ्तीश का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज करने वाले पहलवानों को तहकीकात मुकम्मल करने दें। आपको सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और महकमा खेल पर एतमाद करना होगा। हम ये भी चाहते हैं कि खिलाड़ियों ने जो कुछ उठाया है उसकी मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए और उसके बाद मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने की वो भी किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। जो जो कहा हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी। खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई। जांच भी पुलिस कर रही है और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है। जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो। पुलिस जांच कर रही है, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी और खिलाड़ी को और खेलों को और इस पूरे उसमें कोई किसी को नुकसान हो। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक और अहम खबर। रेसलिंग फेडरेशन के सदर बृजभूषण शरण सिंह ने 30 मई को पहलवानों के मेडल्स को गंगा में फेंके जाने पर दिन भर के हाई वोल्टेज दंगल पर कहा कि गंगा में मेडल्स फेंकने पर बृजभूषण को फांसी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले दिन जब मुझ पर इल्जाम लगाया गया तो मैंने कहा कि यह कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। अगर एक भी इल्जाम साबित हो गया तो खुद बृजभूषण सिंह को फांसी दी जाएगी। 4 महीने हो गए हैं, हुकूमत मुझे फांसी नहीं दे रही, इसलिए वो अपने मेडल्स बहती गंगा में फेंके। बृजभूषण ने मजीद कहा कि जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, मुझे तमगा गंगा में बहाने पर फांसी नहीं दी जाएगी। सबूत है तो जाकर पुलिस को दें, अदालत में दें। अगर अदालत मुझे फांसी दे तो फांसी पर लटका दूं। बृजभूषण ने खिलाड़ियों के तमगे के बहाने के ऐलान को जज्बाती ड्रामा करार दिया और कहा कि आप भी जानते हैं कि सैलाब कैसे आते हैं, हम तैरना भी जानते हैं। बीजेपी एमपी ने कहा, हम उस राम को अपना आइडियल मानते हैं जो अपने वालिद का वादा पूरा करने जंगल गए थे। अगर एक भी इल्जाम साबित हो गया तो बृजभूषण सिंह खुद फांसी पर लटका दिया जाएगा। खिलाड़ियों को मैं खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे।
इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका में मुकीम प्रवासी भारतीयों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, हुकूमत ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ और सफर का असर बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत जोड़ो का ख्याल हर किसी के दिल में है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भगवान के साथ भी बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। राहुल गांधी के इस इल्जाम पर बीजेपी ने भी जवाबी कार्रवाई की है, पलटवार किया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा बैरून मुल्क जाकर मुल्क को बदनाम करते हैं। That the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. That the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के मामले में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। हिजाब को लेकर हिंदू तंजीमों ने जहां दमोह में एहतजाज किया, वहीं मामले को लेकर वज़ीर दाखिला ने भी जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। यह है दमोह का गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल दमोह में 2012 से कायम है। स्कूल में सभी तबके के तलबा तालीम हासिल करते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब स्कूल के यूनिफॉर्म को लेकर हिंदू जागरण मंच के कारकुनान ने एहतजाज करते हुए स्कूल इंतजामिया पर हिंदू तालिबात को इस्लामी रंग में रंगने और तब्दीली मजहब किए जाने का इल्जाम लगाया। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब स्कूल इंतजामिया की जानिब से बोर्ड इम्तिहान में स्कूल तलबा का बोर्ड लगाया, जिसमें मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़कियों की तस्वीर भी स्कार्फ में लगाई गई। रूपाली साहू, जिस बच्चे के स्कार्फ लगाने को लेकर हिंदू तंजीमों के जरिए तनाज़ा खड़ा किया गया, वो बच्ची और उसकी मां इस ताल्लुक से क्या कहती हैं और हिंदू तंजीमों का इल्जाम क्या है, आप खुद सुनिए। नहीं, हमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाती है एहराम लगाने पर से। वो स्कार्फ है, वो स्कूल का कोड है, एक सलवार सूट और स्कार्फ। हमें कभी जबरदस्ती नहीं की गई उसको लगाने के लिए। अगर हमें कभी नहीं भी लगाना होता तो हम बिना लगाए चले जाते थे और कभी हमसे कुछ नहीं कहा गया। मेरी बच्ची गंगा जमुना स्कूल में पढ़ती है, वो स्कार्फ है और उनका ड्रेस कोड है, वो पहन के जाती है। आपत्ति इसलिए नहीं रही कि वो कभी जबरदस्ती नहीं करते, कि वो कभी लगा के जाती भी है, कभी नहीं जाती। गंगा जमुना स्कूल के द्वारा 10वीं 12वीं के परिणाम के बाद अपने स्कूल के टॉपर्सों की एक होर्डिंग से स्कूल के ठीक बाजू में जो घर है सिलेटी कलर का, वहां पर होर्डिंग्स लगाकर बच्चों की फोटो लगाई गई, जिसमें कुछ मुस्लिम बच्चे तो कुछ हिंदू हमारी छात्राएं थी। मैंने देखा लक्ष्मी पटेल के चेहरे पे हिजाब लगा हुआ है, साहू की जो बिटिया है उसके चेहरे पे हिजाब लगा हुआ है। जानकर दुख हुआ और हम लोगों ने तत्काल अपने संगठनों में बात की और उसके बाद हम लोगों का ज्ञापन का कार्यक्रम था। कल पता नहीं कौन के सारे पर जांच हो गई, क्लीन चिट दे दी। गंगा जमुना स्कूल जो है, इनके द्वारा पिछले काफी समय से हमारी हिंदू बहन बेटियों को हिजाब पहनाने पर मजबूर किया जा रहा है। उन पर दबाव बनाया जाता है कि अगर आप हिजाब पहनकर नहीं आएंगी तो आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा। लव जिहाद का षड्यंत्र करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का जाल गंगा जमुना स्कूल के द्वारा रचाया जा रहा है, चला जा रहा है। हम लोगों ने ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे थे। उसी क्रम में कलेक्टर साहब ने अपने आप कौन से जांच के निर्देश कर दिए, कौन सी जांच हुई, जांच में लीपापोती करके उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। जबकि स्कूल के बाहर बोर्ड पर साफ बोर्ड जो टंगा है उसमें 4 हिंदू बहन बेटियों को हिजाब पहन कर उनकी फोटो लगाई गई है।
हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के जरिए दमोह के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज करते हुए एसडीएम को मेमोरेंडम पेश किया गया और उनसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं मामले की नजाकत को देखते हुए वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि स्कूल इंतजामिया का कहना है कि हिंदू तंजीमों के जरिए जिसे हिजाब बताकर एहतजाज किया जा रहा है वो हिजाब नहीं है बल्कि स्कार्फ है और वो स्कूल यूनिफॉर्म का ही हिस्सा है, जिसके लिए कभी भी किसी भी मजहब के लोगों ने एतराज नहीं किया है। बच्चे जो पहने हुए हैं वो स्कार्फ है, हिजाब नहीं है। संगठनों ने जो ऑब्जेक्शन उठाया वो हिजाब पे उठाया है, ये हिजाब नहीं। हिजाब जो होता है वो सर से लेकर पैर तक जो होता है वो हिजाब कहलाता है, और ये बच्चों को जो सर से लेकर सीने तक रहता है ये स्कार्फ कहलाता है। स्कार्फ बच्चियां पहनती हैं। ये सब फालतू बेबुनियाद बातें हो रही हैं। मैं गंगा जमुना स्कूल का स्थायी सदस्य हूं और जब से स्कूल खुला है मैं सदस्य हूं, और जो इसको जो हिजाब बता रहे हैं ये हिजाब नहीं है, ये स्कार्फ है और ये गार्जियनों की परमिशन है। इसके लिए गार्जियन अपने खुद पहुंचाते हैं। आज तक कभी किसी गार्जियन ने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई क्या? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए है और जो भी है सब ये बेबुनियाद है, इनके पास कोई काम तो है नहीं और फालतू का एक बखेड़ा करना, और इन संगठनों का काम है कि सांप्रदायिकता को रंग देना। मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है आज, जिसमें आपके कृष्णा तिवारी हिंदू जागरण मंच के द्वारा दिया गया है। उसमें इस्लामिक स्कूल गंगा जमुना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संबंध में कुछ इश्यूज़ हैं उनके, क्योंकि अभी मैं ज्ञापन पढ़ूंगा उसमें डिटेल्स क्या हैं। तो उन इश्यूज़ को हल करने के लिए हम लोग एक कमेटी गठित करेंगे। इस कमेटी में उन बिंदुओं पर जांच करेंगे और जो भी उनके दोषी पाया जाएगा उनकी खुद कार्रवाई। एक गंगा जमुना स्कूल है दमोह का, जहाँ पर स्कूल संचालक ने टॉपरों की जो सूची जारी की है उसमें निधि चौहान को हिजाब में दिखाया है, साक्षी शर्मा को हिजाब में दिखाया है। हिजाब वाला पोस्टर केरल लव स्टोरी की तर्ज पे वायरल हो रहा है। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे, उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। यहाँ खास बात यह है कि स्कूल में हिजाब के मामले को लेकर हिंदू तंजीमों के जरिए एहतजाज तो किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में स्कूल में तालीम हासिल करने वाली हिंदू तालिबात और उनके घर वालों की जानिब से स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई है। खुद वजीर दाखिला ने भी अपने बयान में ये तस्लीम किया है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंतखाबी साल में हिजाब को लेकर होने वाला ये एहतजाज कहीं सियासी पार्टियों के एजेंडे का हिस्सा तो नहीं। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।